इजराइल ईरान युद्ध की दिशा क्या होगी, अंजाम क्या होगा? इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक दयानंद पांडे से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। इजराइल और ईरान के बीच जंग 5वें-6वें दिन की तरफ बढ़ती जा रही है, विध्वंस बढ़ता जा रहा है, मार बढ़ती जा रही है और नई नई पार्टियां उसमें शामिल हो रही हैं। लेकिन इसकी परिणति क्या होगी, इसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान कुछ कहने से हिचक रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक दयानंद पांडे जी, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और जिन्होंने एक से एक उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उनके विश्लेषणात्मक फेसबुक लेखों से ज़्यादा होती है, जो मेरी जानकारी में है। ईरान पे उन्होंने जो लिखा है उसी को लेकर के हम ये सवाल लेके आए हैं उनके पास कि आप बताएं कि इस युद्ध की परिणति क्या होगी। इस संबंध में वो बताएंगे, आपको समझाएंगे इतिहास और भूगोल के साथ। दयानंद पांडे जी। नमस्कार मित्रों। देखिए, ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, सीरिया हो या कोई भी मुस्लिम देश सिर्फ इसलिए बर्बाद है कि वो आतंक के सरपरस्त हैं। उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपने को मुसलमान से अलग कुछ देखते ही नहीं। जिस दिन वो इंसान बन जाए और मुसलमान से थोड़ा सा अलग हो जाए तो दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी देश में वो रहते हैं, देश का नहीं वो मुसलमान का सोचते हैं, मुसलमान का नहीं वो शिया सुन्नी का सोचते हैं। इतने फिरके हैं उनके पास और उनके यहाँ इतनी हिंसा है। मैं क्षमा चाहते हुए आप लोगों से एक अनुमति चाहता हूँ। ये दो लोग हमारे पूरी दुनिया में दाग है, एक वामपंथ और दूसरे इस्लाम, कट्टर इस्लाम। इस्लाम होता है, कट्टर भी होता है और कहीं कट्टर ही कट्टर होता है। वो नॉर्मल इस्लाम नहीं होता, इस्लाम तो कट्टर है। वो कहते हैं कि पहले हम मुसलमान, देखिए कहा जाता है कि वो काफिर को देखते ही गोली मारो, काफिर को मारना सिखाते हो। और आज से नहीं, बहुत शुरू से ये इस्लाम की शुरुआत से ही समस्या। अब सोचिए ईरान जो आजकल खबरों में है, ईरान तो पारसियों का देश था, मुसलमानों का देश नहीं था। और ईरान एक समय भारत का हिस्सा था। वहां पारसी रहते थे, हिंदू रहते थे, सब मिलजुल कर रहते थे और बहुत ही खुलापन था ईरान में। अब वो धीरे धीरे अचानक इस्लामिक देश हो गया, अचानक कोई शिया हो गया। और जो कहते हैं ना, शियाओं में शिया और सुन्नियों में सुन्नी। ये इस्लामिक हिंसा का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आप समझ ही नहीं सकते कि कब आपको मार देंगे, कब आपको काट देंगे और कब आपको क्या कर देंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। वो खुद नहीं जानते वो क्या कर देंगे। उनके यहाँ पूरा कंसेप्ट है कि काफिर या तो मुसलमान बन जाए, वो चाहे कोई हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी। इजराइल को आप सैल्यूट कीजिए कि इस्लामिक देशों के जबड़े में रहता हो, जैसे कोई मगरमच्छ के जबड़े में रहे और सबको नेस्तनाबूद किए हुए है। अब फिलिस्तीन साइलेंट है, लेबनान साइलेंट है, अब सब के सब चुप है। यहाँ तक कि जब एक बार इराक के एक सेना के अधिकारी ने कह दिया कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो हमें दे देगा, पाकिस्तान घबरा गया और उसने संसद में उसको कहना पड़ा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को, नहीं हमने अपनी रक्षा की, क्योंकि उनको लगा कि फिर अमेरिका उनकी तरफ हमला कर देगा। क्योंकि ईरान से आज की तारीख में जो हमला हो रहा है या जो भी डिफरेंसेज है कर रहे हैं, वो सिर्फ परमाणु बम को लेकर, इमरजेंसी नहीं, वो परमाणु बम बनाने में लगा। इस्लामिक हिंसक जितने होते हैं वो पागल होते हैं, वो मनुष्य नहीं होते हैं। उनको तो यह है कि सबको मुसलमान बनाओ, मारो काटो, खत्म करो। आपस में शिया सुन्नी वाली समस्याएं हैं। तो जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लेकिन उसकी कुंजी, उसकी चाबी जो है ना, अमेरिका, वो अमेरिका के पास है। इसलिए वो हमेशा काबू में रहता है। अगर काबू में न रहे
ये जो अजहर मसूद टाइप या तमाम और आतंकवादी जो हैं, ये सब के सब अब तक परमाणु बम खुद चला दिए होते, क्योंकि सेना को खुद ही चला रहे, सेना आतंकवादियों को पोसती है, आतंकवादी सेना को, दोनों। और आतंकवाद और सेना में कोई फर्क नहीं है। आईएसआई वही है जो पाकिस्तान में जो चाहती है, वो आतंक का एक संगठन है आईएसआई, और मिलिट्री उसको पोषित करती है, और आईएसआई मिलिट्री पर हावी रहती है। पॉलिटिशियन तो वहाँ बिल्कुल थर्ड दर्जे का आदमी है, पॉलिटिशियन तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो ईरान अब क्या नाम है, परमाणु बम की तैयारी कर रहा था, और अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाए तो पूरी दुनिया को खतरा है। हम नहीं कह रहे कि अमेरिका बहुत दूध का धोया देश है, अमेरिका भी गुंडा देश है, वो भी। और ये तमाम जो इस्लामिक आतंकवाद फैला उसको पालने पोसने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसका योगदान इसलिए रहा कि अफगानिस्तान भी पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। बाद में अफगानिस्तान में जब तालिबान आ गए और वहाँ खैबर दर्रे की बात आई, तो सोवियत संघ उन दिनों हुआ करता, तो सोवियत संघ ने वहाँ कब्जा करना शुरू किया, और सोवियत संघ को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने पांव रखे, और फिर वो लड़ाई सोवियत संघ और अमेरिका की हो गई, और अंत में सोवियत संघ वहाँ से निकल गया, अमेरिका के हाथ आ गया अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान को पकड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पकड़ा, और पाकिस्तान को जैसे होता है ना कि जो भस्मासुर कहते हैं, भस्मासुर बनाया अमेरिका ने। अब पाकिस्तान आज भी जो भी उछल कूद करता है अमेरिका के भरोसे। अब आज की तारीख में अमेरिका ही नहीं, चीन भी आ गया है पाकिस्तान। बातें चाहे जैसी कीजिए, जब चाहे जो करिए, न उछलिए तो अपने दम पर। कहीं गलत जगह उछल गए तो गड्ढे में जा सकते हैं, और कहीं गिर के मर सकते हैं। पाकिस्तान यही उछल कूद करता रहता है आजकल। चीन और अमेरिका दोनों का साथ उसको मिला हुआ। और सबसे बड़ी गलती हमारे पंडित नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री की, जब उन्होंने अक्साई चीन दे दिया चीन को, और चीन उसके रास्ते फिर पाकिस्तान से जुड़ गया। ये बहुत बड़ी गलती हुई, और भौगोलिक गलती और सामरिक गलती हुई। उसका लाभ चीन लगातार ले रहा है, और पाकिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान जो भी कुछ करता है तो कभी अमेरिका उसको पोषित कर देता है, कभी चीन कर देता है। आजकल चीन ज्यादा कर रहा है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान को बहकाने में। अब पाकिस्तान वैसे भी बहका हुआ, जैसे होता है ना कि जब आपको थोड़ा ताकत कहीं से मिल जाती है तो आप उछलने लगते हैं, और फिर उसका दुढ़ जाते हैं। जब पाकिस्तान 2 दिन में 3 दिन में बर्बाद हो गया तो हो गया। मैं याद करना चाहता हूँ सद्दाम हुसैन के इराक को, सद्दाम हुसैन को। 90s की बात है, जब सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के खिलाफ सिर उठाया, तो अमेरिका, अच्छा उनके पास, सद्दाम हुसैन के पास कुछ रासायनिक हथियार थे, हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उसको नष्ट किया, और उसको मतलब तरह से घोषित नहीं की किया वो क्या नहीं, साइलेंटली उसको नष्ट किया। रासायनिक हथियार सद्दाम हुसैन के पास थे, और अमेरिका पर वो हिट करना चाहते थे, अमेरिका को बर्बाद करना चाहते तो। और अमेरिका क्या, फिर पूरा यूरोप आ जाता, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में वो रासायनिक हथियार। तो चीन अभी भी सेवा, चीन सोचिए जापान से अगर नहीं लड़ पाया तो उसने ऐसा किया कि समुद्र में सुनामी ला दी। उसके पास ऐसी तकनीक है। चीन ने दुनिया को पीछे ढकेलने के लिए कोरोना ला दिया। इस बात को लोग खुल के क्यों नहीं कह पाते हैं? नहीं कह पाते हैं इसलिए कि सब लोग चीन से भी डरते हैं। आजकल चीन ने ग्रास रूट पर बहुत सारे काम कर लिए, और तमाम सस्ती चीजें पूरी दुनिया के बाजार में उतार दी। अब कई लोग चीन के गुलाम हो चुके हैं बाजार के मार्फत। तो अब ईरान के मसले पर भी चीन कह रहा कि अमेरिका को चुप रहना चाहिए, रूस भी कह रहा। अच्छा, रूस और चीन ये दोनों स्वाभाविक साथी हैं। उस वक्त थे जब सद्दाम हुसैन सोचिए बड़ी अयासी के साथ रहता था। उसका अपना हरम था, वो मुझसे सामरिक रूप से अपना महल जो बनाया था जमीन के नीचे बनाया था, ऊपर नहीं बनाया था, जमीन के नीचे बहुत बड़ा महल था उसका। बाथरूम में सोने की टोटियां लगवा रखी थी उसने, और पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात लगा रखे थे पूरे घर में, और बड़े ऐसो आराम से रहता था। जाने कितनी उसकी रानियां थी, जाने कितने बच्चे थे, और बड़ा सा महल था। उसी की देखा देखी फिलिस्तीन में हमास ने जमीन में अपनी सुरंगें बनाई और वहां रहना शुरू किया, अपने हथियार रखने शुरू किए। यही काम ईरान ने भी किया है। अच्छा, ईरान क्या है? ये हमास का, अलकायदा का, सबका बाप है। ये लेबनान तमाम लोगों को यही उकसाता था अभी तक इजराइल के खिलाफ। अपने चुपचाप राजा बना बैठा रहता था। 2300 किलोमीटर की बीच की दूरी है, सीमा नहीं मिलती इजराइल और ईरान की। नहीं, ईरान वहीं से बैठे बैठे इजराइल को हमेशा, अच्छा इजराइल कहते हो मुसलमानों के जबड़े में है, मुस्लिम देशों, और सब के सब हिंसक देश है।
और वो शांति सीखी नहीं उन्होंने, कभी भी नहीं। आप इस्लाम का इतिहास उठा के देख लिए, कभी शांति उनके जीवन में नहीं, उनके पूरे इस्लाम के इतिहास में नहीं। वहां तो यह मारो काटो खत्म करो, चाहे जो भाई को मार के, बाप को मार के, बेटे को मार के, जो कुछ भी कोई कर सकता है। वहां तो मतलब सारी सल्तनत का इतिहास, चाहे वो किसी का भी हो, मैं नहीं कर रहा हूँ खाली मुगलों का, तुर्कों का भी, ये गोरी टाइप लोग, सबका इतिहास हिंसा से, खून से भरा पड़ा है। और जो ये शिया सुन्नी का झगड़ा क्या है, ये मतलब कहीं इस तरह झगड़ा होता है जहाँ जैसे वो लोग लड़ते हैं। तो ईरान को तो अब सबक अमेरिका सिखाएगा ही। इराक को बहुत जबरदस्त ढंग से सिखाया था। और जो सद्दाम हुसैन महल में रहता था, अंडरग्राउंड महल में रहता था, सोने की टोटी से नहाता था, अंत में उसको महल छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका के पास आज से नहीं, बहुत पहले से तकनीकी युद्ध की क्षमता बहुत जबरदस्त है। वो सैकड़ों मीटर नीचे जाके बम विस्फोट कर सकता है और आपको खत्म कर सकता है। वहाँ फिलिस्तीन में हमास के बंकरों को देखा गया। इतना ही नहीं, तो सद्दाम हुसैन वहां से भागा, और सोचिए जब वो पकड़ा गया, एक कब्र जैसी बंकर में पाड़ा गया, ऊपर पटरे रखे थे, और अमेरिकी सैनिकों ने उसको पकड़ा तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सद्दाम हुसैन नहीं हूँ। वो था सद्दाम हुसैन, दाढ़ी बड़ी सी, भिखारियों की तरह दिख रहा था। तो सैनिक उनको पकड़ के लाए, और वो आखिर तक कहता रहा कि मैं सद्दाम हुसैन नहीं हूँ। फिर बाद में उसने कहा कि एक नया पैतरा चला कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझसे राष्ट्रपति जैसा सलूक किया जाए। जैसे तमाम लोग कहते हैं कि मैं राजा हूँ, राजा जैसा सलूक किया जाए, जबकि इस्लाम के लोगों ने कभी राजाओं से राजा जैसा सलूक नहीं किया। सिकंदर से पोरस ने यही कहा था मुझसे राजा जैसा सलूक किया जाए, नहीं किया सिकंदर ने। तो सद्दाम हुसैन के साथ भी अमेरिका ने राजाओं जैसा सलूक नहीं किया और उनको फांसी चढ़ा दी। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा ईरान के खोमैनी को भी। और खोमैनी आजकल छुपे हुए हैं, 5 दिन से लड़ाई हो रही है, छुपे हुए हैं, बुरी तरह छुपे हुए हैं। और वहीं से जो भी निर्देश, उनके तमाम कमांडर मार दिए गए हैं। और कमांडरों को जब आप लगातार मारते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? उनके सारी सेना ध्वस्त होती जा रही है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत है, और वो उसका, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल अकेले सब कुछ कर रहा है, ईरान भी उनको ध्वस्त कर रहा है। लेकिन अमेरिका जिस दिन खड़ा हो जाएगा, अमेरिका ने तो कह दिया कि या तो सरेंडर कीजिए बिना शर्त, या फिर मरने के लिए तैयार हो। अमेरिका, ट्रंप ने कल ये भी बयान दिया है, हमें मालूम है आप कहाँ छुपे हो, चाहे तो मार सकते, नहीं मारेंगे नहीं। अब ईरान कह रहा था, ईरान खोमैनी का बयान आया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि लड़ाई कितने दिनों तक चलती है, कब तक चलती है। मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन से अधिक लड़ाई चलने वाली है। या तो अच्छा, ये भी जो तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। न कहीं परमाणु युद्ध होगा, न तीसरा विश्व युद्ध होगा। निश्चिंत रहिए, इस्लामिक आतंक पर लगाम लगेगा, बस मैं इतना जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा दर्शकों आपने देखा कि पांडे जी ने एक अच्छा निष्कर्ष निकाला कि इस्लामिक आतंकवाद का, इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद पूरी दुनिया में चल रहा है, उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि ये दो देश, पाकिस्तान और ईरान, दोनों आतंकवादियों के पोषण के माध्यम बने हुए हैं। पाकिस्तान ट्रेनिंग देता, हार्बरिंग करता है, छिपाता है, शरण देता है, उनको तरह तरह के उपकरण प्रदान करता है और आसपास के देशों में भेजता है। और ईरान भी